चलिए, टॉप 10 इंटरनेशनल हेडलाइंस के बाद अब रुख करते हैं बलोचिस्तान मामले की। पाकिस्तान के लिए बलोचिस्तान अब नासूर बन चुका है। सेना की नाक के नीचे विद्रोही खुलकर मौत का खेल खेल रहे हैं और इस्लामाबाद सरकार बस मूक दर्शक बनी बैठी है। पिछले 24 घंटों में दूसरी बार पाकिस्तानी सेना को करारा झटका लगा है। केच जिले में हुए ताज़ा हमले में कई जवान मारे गए हैं, जबकि दर्जनों घायल हैं। हमलावरों ने पाक सेना के काफिले को बम से उड़ा दिया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। इससे पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने पाकिस्तान के कब्जे में रह रहे 214 जवानों को मौत के घाट उतार दिया था। BLA ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन पाकिस्तान सरकार और सेना की हठधर्मिता के चलते इन सभी जवानों की जान चली गई। ये सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सैन्य ताकत पर खुला तमाचा है। BLA की धमकियों को हल्के में लेना पाकिस्तान को भारी पड़ गया। सेना और सरकार ने कैदियों की अदला बदली का कोई प्रयास नहीं किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 214 जवानों को बेरहमी से मार दिया गया। इससे पहले भी बलोच लड़ाकों ने पाक सेना की कई बार घुटनों पर उनको कई बार ला दिया था, लेकिन अब तक का सबसे क्रूर हमला ये साबित हुआ है। बलूचिस्तान में ये खूनी खेल 11 मार्च से शुरू हो गया था, जब BLA के लड़ाकों ने जाफर एक्सप्रेस पर हमला बोल दिया। ये ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी और बोलान की पहाड़ियों में एक सुरंग से गुजर रही थी, तभी घात लगाए बैठे बलूच लड़ाकों ने हमला कर दिया। इस हमले में 58 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 21 यात्री भी शामिल थे। इसके बाद विद्रोहियों ने ट्रेन में सवार 400 से अधिक यात्रियों को बंधक बना लिया और पाकिस्तान की सरकार और सेना को सीधी चुनौती दी है। ISPR के अनुसार कुल 354 बंधकों को छुड़ा लिया गया, लेकिन इससे पहले 26 बंधकों को मार दिया गया था, जिनमें 18 सुरक्षाकर्मी, 3 सरकारी अधिकारी और 5 नागरिक शामिल थे। सेना ने यह भी दावा किया कि उसने जवाबी कार्रवाई में 33 विद्रोहियों को मार गिराया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। बलूचिस्तान लंबे समय से पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। यहां के लोग दशकों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं और अब यह संघर्ष और तेज हो गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तानी सेना पर घातक हमले कर रही है और इस्लामाबाद पूरी तरह से बेबस नजर आ रहा है। आखिर कब तक पाकिस्तान इस सच्चाई से मुंह मोड़ेगा? बलूचिस्तान अब पूरी तरह से गृह युद्ध की चपेट में आ चुका है और सेना के जवान विद्रोहियों के सामने निहत्थे साबित हो रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो बलूचिस्तान का अलग होना अब बस कुछ वक्त की बात रह गई है। जो पाकिस्तान हिंदुस्तान से कश्मीर हड़पने के लिए दिन रात आतंकवाद का सहारा ले रहा था, अब उसी आतंकवाद की जद में वो खुद आ चुका है, जिससे उभरने में पाकिस्तान को दशकों का समय लगने वाला है। और सुदर्शन न्यूज़ भी पाकिस्तान को एक सुझाव देता है कि वो कश्मीर का सपना छोड़ बलूचिस्तान को संभालने का प्रयास करे। कहीं कश्मीर के साथ साथ बलूचिस्तान से भी पाकिस्तान को हाथ ना धोना पड़े, और मैं तो कहता हूँ हाथ धोना पड़ेगा। ये कुछ समय की बात है, महीने, साल या फिर कुछ 10 साल कुछ लगेंगे, लेकिन जल्द ही मैं तो कहता हूँ कि हमारा जो कश्मीर का हिस्सा है वापस आएगा। बलूचिस्तान भी आज़ाद होगा। ग्रेटर अफगानिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान, ये तमाम जगहों को आज़ादी मिलेगी क्रूर पाकिस्तान से, क्योंकि कब्जा है बलूचिस्तान पे। बलूचिस्तान इनका था नहीं, इसलिए वो लड़ाके वहां पर अपने हक की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। चलिए, ये खबर भी आपको बताई, विस्तार से समझाई। अब जैसा कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की बेइज्जती हर रोज होती है। देखिए, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार है और इलीगल इमिग्रेशन पर कड़ा प्रहार अब तीखा होता जा रहा है, तेज होता जा रहा है। खबर है कि अमेरिकी सरकार ने एक ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया है जिसमें पाकिस्तान समेत 41 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अधिकारियों का कहना है कि इस बार यात्रा प्रतिबंध ज्यादा व्यापक होंगे। ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 7 मुस्लिम बहुल देशों के यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भूटान उन 41 देशों में शामिल हैं जिन पर संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा पर प्रतिबंध लगाए जाने की तैयारी है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाने के लिए काम कर रहा है। अमेरिका के सुरक्षा अधिकारियों ने अपनी सिफारिशों से जुड़ा एक ड्राफ्ट तैयार किया है। इसमें पाकिस्तान को उन 26 देशों में शामिल किया गया है जिन्हें अमेरिकी वीजा जारी करने पर आंशिक निलंबन का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार अगर 60 दिन के भीतर कमियों को दूर कर देती है तो बड़ी कार्रवाई से बचा जा सकता है। जिन देशों पर एक्शन लिए जाने की तैयारी है उनमें तुर्कमेनिस्तान, बेलारूस, भूटान और वानुआतू शामिल हैं। इनमें वानुआतू हाल ही में तब चर्चा में आया जब भगोड़े और IPL के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने दावा किया था कि उन्होंने वहां की नागरिकता हासिल कर ली है। इससे पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने यात्रा प्रतिबंध की खबरों को अटकलें बताकर खारिज कर दिया था। विदेश कार्यालय के
प्रवक्ता शफकत अली खान ने कहा था कि पाकिस्तान को ऐसे प्रतिबंधों का कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है। खान का कहना था कि फिलहाल ये सब अटकलें हैं और इसलिए इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच हाल में तब तनाव गहराया जब तुर्कमेनिस्तान में तैनात पाकिस्तानी राजदूत के एहसान वागन को इस सप्ताह अमेरिका में एंट्री नहीं करने दी गई और लॉस एंजलिस से निर्वासित कर दिया गया। हालांकि अमेरिका ने कोई विशेष कारण नहीं बताया, लेकिन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि वागन को इसलिए निर्वासित किया गया क्योंकि अमेरिकी इमिग्रेशन सिस्टम ने विवादास्पद वीजा संदर्भों का पता लगाया था। नए ड्राफ्ट के अनुसार 10 देशों को रेड लिस्ट में रखा गया है जिनके नागरिकों का वीजा पूरी तरह से निलंबित कर दिया जाएगा। ये देश हैं अफगानिस्तान, क्यूबा, ईरान, लीबिया, उत्तर कोरिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया, वेनेजुएला और यमन। 5 देशों के दूसरे समूह में इरिट्रिया, हैती, लाओस, म्यांमार और दक्षिण सूडान को भी रखा गया है। इन देशों पर कुछ शर्तों के साथ प्रतिबंध प्रस्तावित हैं। 5 देशों में पर्यटक और छात्र वीजा के साथ साथ अन्य प्रवासी वीजा भी प्रभावित हो सकते हैं। बताते चलें कि 20 जनवरी को पदभार ग्रहण करने के बाद ही पहले दिन से ही ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया था कि सुरक्षा खतरों का पता लगाने के लिए अमेरिका में एंट्री करने वाले किसी भी विदेशी नागरिकों की किसी नागरिक की व्यापक जांच की जरूरत पर जोर दिया गया है। तो पाकिस्तानियों की क्या एंट्री पर बैन जल्द लग जाएगा या फिर ये केवल एक उदाहरण था? बेइज्जती की आदत तो पाकिस्तान को है ही। अगर आपको लगता है कि हवाई यात्रा सबसे सुरक्षित होती है तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA ने इस धारणा को पूरी तरह से बदल दिया है। ताज़ा मामला ऐसा है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है कि एक विमान उड़ते उड़ते अपना पहिया खो बैठा हो। सोचिए, और पहिया खो बैठा हो और फिर भी आराम से लाहौर में लैंड कर गया। जो देखिए, पाकिस्तान, जी हाँ, पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइंस ने यह साबित कर दिया है कि उनके विमान हवा में सिर्फ यात्री ही नहीं बल्कि अपने पार्ट्स भी छोड़ सकते हैं। देखिए, अब सवाल ये उठता है कि आखिर पहिया गया कहाँ? क्या किसी चील ने उड़ा लिया या कोई चोर आसमान में हेलीकॉप्टर लेकर खड़ा था? सोशल मीडिया पर भी इसी तरह के मजेदार कयास लगाए जा रहे हैं। रोचक मामला है, ध्यान से सुनिएगा। कोई कह रहा है कि पहिया शायद महंगाई के चलते खुद ही भाग गया हो, तो कोई कह रहा है कि PIA अब यात्रियों से पहिए अलग से बुक करने का चार्ज लेने वाला है। PIA की उड़ान संख्या PK 306 गुरुवार को कराची से लाहौर रवाना हुई थी। टेक ऑफ से लेकर फ्लाइट तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब विमान लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा तो कैप्टन और क्रू को पता चला कि मुख्य लैंडिंग गियर के 6 में से एक पहिया जो है वो लापता है, गायब है। एयरपोर्ट के रनवे पर मौजूद लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं कि ये क्या, पहिए के बिना प्लेन कैसे उतरा गया, उतार कैसे दिया गया। अब तक सुना था कि कभी कभी किसी यात्री का बैग खो जाता है, लेकिन पूरे जहाज का पहिया गायब होना तो वाकई कमाल की बात है। एयरलाइंस प्रवक्ता का बयान भी कम मजेदार नहीं था। उन्होंने बताया कि हमें यह जांच करनी है कि पहिया कराची से ही गायब हुआ था या फिर हवा में गायब हो गया। तो सोचिए इनके देश का क्या हाल था। यानी अब यह भी शक है कि कहीं प्लेन बिना पहिए के ही तो नहीं उड़ गया था। वैसे कराची एयरपोर्ट पर कुछ टायर के टुकड़े जरूर मिले हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो उसी विमान के हैं, हो सकता है किसी और विमान के हों। इस घटना ने PIA की पहले से ही मशहूर विश्वसनीयता, जो कि सो कॉल्ड विश्वसनीयता है, उस पर एक और दाग लगा दिया है। दाग क्या लगेगा, और कमी क्या है, उसमें दाग ज्यादा ही है। वैसे कुछ लोग इसे तकनीकी चमत्कार भी बता रहे हैं कि भाई चमत्कार हो गया है। वहां पर प्लेन बिना पहिए के उड़ भी गया, लैंड भी कर गया और किसी को पता भी नहीं चला। ये भी तो चमत्कार है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस इस मामले को कितनी गंभीरता से जांच इसकी करेगी, या बेवकूफ लोगों का बनाएगी, या फिर इसे भी किसी और हादसे की तरह बुला दिया जाएगा। तो अगली बार जब आप PIA की फ्लाइट बुक करें, भारतीयों को तो मैं कहूँगा मत करिए, ऐसा आपके साथ कभी बुरा वक्त आए ना आपका, लेकिन अगर करना पड़ गया तो फिर टिकट से पहले प्लेन में पहिए हैं या नहीं है, सारे पार्ट्स हैं कि नहीं, एक बार प्लेन को जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। क्या पता आप जो प्लेन में बैठे हैं उसका टायर ही ना हो, उसका लैंडिंग गियर ना हो, आप उड़ जाएं और शायद उड़ ही जाएं। चलिए, ये खबर भी आपको बताई, विस्तार से समझाई। मामला पाकिस्तान का था जहां पर बिना लैंडिंग गियर के जहाज उड़ रहा था। तो देखिए किस तरीके से बिल्कुल जहाज में टायर भी नहीं था और वो उड़ गया। अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। देखिए, ईरान में महिलाओं पर दमनकारी हिजाब कानून लागू करने के लिए अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए, ये सरकार की पितृसत्तात्मक और दमनकारी मानसिकता का घिनौना उदाहरण है, जो महिलाओं को गुलामी में धकेलने का कोई मौका नहीं छोड़ती। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट ने इस अत्याचार को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान सरकार ड्रोन, चेहरे की पहचान करने वाली टेक्नोलॉजी और नागरिक रिपोर्टिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी महिला इस तानाशाही कानून का उल्लंघन ना करे।
अब ईरान में महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए मजबूर करने के लिए नाजर नामक एक ऐप बनाया गया है, जो आम नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वे बिना हिजाब वाली महिलाओं की रिपोर्टिंग कर सकें, उनको रिपोर्ट करें। यह ऐप महिलाओं की स्वतंत्रता को कुचलने के लिए एक डिजिटल हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी महिला ने हिजाब नहीं पहना, बस उसकी फोटो खींचो, उसकी लोकेशन डालो और सरकार को रिपोर्ट कर दो। इसके बाद पुलिस उस महिला को ट्रैक करेगी, उसे धमकाएगी और सजा भी देगी। यही नहीं, अगर किसी महिला ने कार में बिना हिजाब यात्रा की तो उसकी कार को जब्त कर लिया जाएगा। क्या ये किसी सभ्य समाज में संभव है? ईरान सरकार ने सार्वजनिक परिवहन, टैक्सी और एम्बुलेंस में इस ऐप का अनिवार्य कर दिया, सूची एम्बुलेंस तक में। यानी अब महिलाएं अपने ही देश में कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। उनकी हर हरकत पर सरकार की गंदी नजर, बुरी नजर है। हाईटेक कैमरे और ड्रोन तैनात किए गए हैं। ये जितने भी ये देश हैं, इनमें आतंकवाद इसीलिए ज्यादा होता है, इनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही सारा गलत है। जो महिलाओं को देखिए ट्रैक करते रहेंगे और जैसे ही वो बिना हिजाब के दिखती हैं, सरकार तुरंत कार्रवाई करती है। हिजाब पहनना या ना पहनना किसी भी महिला का व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए, लेकिन ईरान सरकार ने इसे जबरन लागू करके रखा है और अब टेक्नोलॉजी के जरिए इसे और सख्त बनाया जा रहा है। ये कोई कानून नहीं, बल्कि खुलेआम अत्याचार है, शोषण है। ये वही देश है जहां महसा अमीनी जैसी महिलाओं को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उन्होंने हिजाब ठीक से नहीं पहना था। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के बावजूद ईरान सरकार इस पर चुप्पी साधे बैठी है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा, इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव को अनदेखा किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया चुप क्यों है? क्यों मानवाधिकार संगठनों और ताकतवर देशों को ईरान सरकार पर कड़ा प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए? आखिर कब तक महिलाओं के अधिकारों का गला घोंटा जाता रहेगा? यह समय है कि दुनिया इस घिनौनी हरकत के खिलाफ एकजुट हो। महिलाओं की निजता और स्वतंत्रता पर हो रहे इस हमले को रोका जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सुरक्षा और विकास के लिए होना चाहिए, न कि महिलाओं की निगरानी और दमन के लिए। अब चुप रहने का समय नहीं, ये समय है लड़ने का, आवाज उठाने का और महिलाओं को उनका हक दिलाने का। तो ईरान में हिजाब निगरानी में खुलासा ये हुआ है कि भाई ड्रोन से महिलाओं पर जो है नजर रखी जा रही है। ये केवल ड्रोन बम मारने के लिए इस्तेमाल नहीं करते ईरानी, मिसाइल बनाते नहीं है, क्योंकि महिलाओं पर भी, मुझे लगता है किस दिन बम भी ना मार दें इसी ड्रोन से, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बेहद दुख होता है, चिंता होती है कि भाई मुस्लिम महिलाओं के साथ भारत में तो जो होता है, विदेश में भी ये सेफ नहीं है। चलिए, ये खबर भी आपको हमने बताई, विस्तार से समझाई। देखिए ईरान में किस तरीके से महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, उन पर गंदी नजर जो है सरकार की बनी हुई है। देखिए, भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी कब होगी, इसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। पिछले 300 दिनों से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स की वापसी का काउंटडाउन शुरू हो गया है। सुनीता और बुच विल्मोर की वापसी के लिए नासा स्पेसएक्स ने शुक्रवार को क्रू 10 मिशन को लॉन्च किया। फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए इस मिशन को लॉन्च किया था। ये मिशन आज इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पहुंचेगा। 20 मार्च के बाद सुनीता और बुच के घर देखिए वापसी की संभावना है। दरअसल बुधवार को इस क्रू 10 मिशन की लॉन्चिंग टल गई थी, क्योंकि इसके हाइड्रोलिक सिस्टम में कुछ दिक्कतें आ गई थी, जिसकी वजह से इसकी लॉन्चिंग रोकनी पड़ी थी। शुक्रवार को इस मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। सुनीता की धरती पर वापस लौटने का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है। सुनीता और बुच की वापसी को लेकर नासा की कमर्शियल क्रू प्रोग्राम मैनेजर स्टीव स्टिच ने कहा है कि वो इस मिशन से बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि बुच और सुनीता ने बहुत ही अच्छा काम किया है और हम उन्हें वापस लाने के लिए उत्सुक हैं। नए दल के स्पेस पर पहुंचने के 2 दिन बाद अंतरिक्ष यात्री धरती पर वापसी की अपनी यात्रा शुरू कर पाएंगे। 58 साल की सुनीता और 61 वर्षीय बुच देखिए 8 दिन के लिए अंतरिक्ष में गए थे, केवल 8 दिन के लिए। 5 जून 2024 को उन्होंने बोइंग के स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान से उड़ान भरी थी। जब सुनीता लौट रही थी तो स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के थ्रस्टर में तकनीकी खराबी आ गई, यानी उनका यान खराब हो गया था। इसके बाद से सुनीता और बुच स्पेस में ही फंसे हुए हैं। करीब 9 महीने हो चुके हैं। अब नासा और स्पेसएक्स मिलकर इनकी वापसी का मिशन चला रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने सुनीता और बुच को वापस लाने की जिम्मेदारी इलॉन मस्क को सौंपी है। सुनीता पिछले 9 महीने से अधिक, सोचिए, कुछ दिन के लिए गई थी और 9 महीने से अधिक स्पेस में फंसी हुई हैं। इसके साथ ही वे अंतरिक्ष में लगातार सबसे लंबे वक्त तक ठहरने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। वैसे सुनीता का ये कोई पहला रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने 2006-2007 की पहली अंतरिक्ष यात्रा में 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक की थी। ये किसी महिला द्वारा अब तक सबसे ज्यादा समय तक किया गया रिकॉर्ड स्पेस वॉक था। इससे पहले ये रिकॉर्ड अंतरिक्ष यात्री कैथरीन थॉर्नटन के नाम पर था। उन्होंने 21 घंटे से अधिक समय तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया था।
अब जल्द ही वापस लौटेंगी सुनीता विलियम्स। हम तो ये आशा करते हैं कि जल्द उनकी वापसी हो। चलिए इसी के साथ आगे दीजिए। वर्ल्ड वॉच वर्ल्ड वॉर में इतना ही। कल फिर आएंगे, नए मुद्दे आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।